अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ हंजरवाल के इलाके में बदबख्त औलाद ने मां को बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद घर से चीजें लेकर फरार हो गया। पुलिस ने अनथक मेहनत के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसने मां के करैक्टर पर ही उंगलियां उठा दी। पुलिस तफ्तीश में अब तक क्या चीजें सामने आई हैं, मुलजिम मां को कत्ल करने की क्या वजूहात बताता है और मकतूला के वर्सा इस हवाले से क्या कहते हैं, ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। जिसके बतन से इंसान ज़िंदगी हासिल करता है, पैदा होता है, उसके बारे में, उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में या उसको तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन माशरे में बदलते हुए इक़्तिदार और जो रवैये हैं इंसानों के, उसके अंदर वैसे वाक़यात भी रूनमा होना शुरू हो गए हैं जिनको सुनकर इंसान एक मिनट के लिए कांप जाता है। ऐसा ही वाक़या थाना हंजरवाल की हदूद में पेश आया, जहाँ पर सगे बेटे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया और मुतद्दिद और मुख्तलिफ जवाब बनाने शुरू कर दिए कि उसने मां को क्यों कत्ल किया है। हंजरवाल पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अपनी मां को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया था। मुलजिम इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। इससे जानते हैं कि एक मां जिसने उसको ज़िंदगी दी, जिसने उसको दुनिया में लाने में अपना किरदार अदा किया, उसको क्यों कत्ल किया, क्या कत्ल करते हुए इसके हाथ ना कांपे, क्या इसको खौफ खुदा ना आया, और जिस बेदर्दी से कत्ल किया है वो भी पुलिस से जानेंगे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे किस तरह कत्ल किया। पहले से जानते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? अहमद शरोज खान। अहमद, तुम्हारी कितनी उम्र है? 24। तुमने किसको कत्ल किया? अपनी वालदा को। जरा ऊंचा बोलो, किसको? अपनी वालदा को। क्यों? बस वो गलत काम करती थी, ड्रिंक्स करती थी और मर्दों का आना जाना, और वो काम क्योंकि वो स्टेज ड्रामे वगैरह भी पहले करती थी, इस वजह से ना उनको मैं इस चीज़ से रोकता था। अच्छा। तो वो कुछ दिन उनके पास रहा हूँ। जब उनको मैंने रोका तो मैं ऊबर पे गाड़ी चला रहा था, जो मैं कमाता था मामा को ला के दे देता था। 5,000-5,500 रोज़ाना डेली का ला के दे रहा था, तो उसमें से ना 25% ऊबर भी लेता है उनसे। तो वो तकरीबन 5,000 के करीब ना नेगेटिव बैलेंस बना हुआ था। जब पैसे देने की बारी आई ना, मामा ने कहा जी, मैंने मामा को कहा मामा जी राइड्स नहीं आ रही, तो ऊबर के पैसे देने पड़ेंगे। तुम 24 साल से अपनी माँ के साथ ही रह रहे थे? अभी तुमने कहा कि कुछ दिन हुए थे तुम्हें रहते? हाँ, मुझे 7-8 दिन हुए थे। क्यों? पहले कहाँ पे रहते थे? पहले अपने वालिद साहब के पास ही रहते। बस वो नहीं बुलाती थी अपने पास, वो कहती थी तुम्हारे वालिद और वालदा आपस में उनका तलाक हो गई थी? मैं तकरीबन 4 माह का था, 3-4 माह का था, तब मामा ने डिवोर्स ले ली थी। अच्छा। और हम लोगों को पापा के बकौल के वो हमें छोड़कर चली गई। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अपनी माँ से मिलना वगैरह नहीं था? मतलब कब मिले थे आखिरी दफ़ा? पहली बार मैं मिला था उनसे तकरीबन 14-15 साल की उम्र में मिला। यानी पैदाइश के 14 साल बाद तुम अपनी माँ से पहली दफ़ा मिले? मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद कब मिले? उसके बाद अक्सर बात होती थी मेरी। अच्छा, मुलाकात नहीं होती थी? मुलाकात नहीं होती थी अक्सर। मैं जब पहली बार गया था ना मामा, मैं तब मामा के पास सब कुछ छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर माँ के पास चला गया। बॉडी स्टूडियो में चला गया, तो उनकी डांस एकेडमी और उनका ये माहौल देख कर ना उनके पास रहा था मैं तकरीबन 1.5 हफ्ता तकरीबन रहा था। उनका ये माहौल देख कर, मर्दों का आना, नशे और ये छोटे कपड़े, डांस ये वो करना, लड़कियाँ रखी हुई थी उन्होंने। तो वो तो उनकी अपनी ज़िंदगी थी ना, तुम तो उनके पास रहते ही नहीं। मैं तब छोटा था, तब मैंने उनको मना ही किया था उस टाइम। तो मैं फिर उन्होंने ना मुझे छोड़ दिया, उन्होंने कहा तुम जाओ, मैं चला गया। फिर मुझे अच्छी नहीं लगी ये चीज़ है ना, उनका माहौल। पैसों की लालच में तो तुमने अपनी माँ को नहीं कत्ल किया? नहीं, पैसे तो सर 20-22 हज़ार मैंने खुद कमाया हुआ था, कोई 20,000, 15-18-20 हज़ार वो उनका पड़ा हुआ था, वो भी ज़रूरत थी मुझे, तो वो मैंने ले लिया था। जब 24 साल तुम अपनी माँ से मिले ही नहीं, और 24 साल में तुम्हारे बकौल एक दफ़ा तुम तब मिले जब तुम 14 साल के थे, और फिर अभी मिलना शुरू किया, तो फिर तुम्हारी गैरत कहाँ से जाग गई? और इस चीज़ को बुनियाद बना के तुम अपनी माँ को कैसे कत्ल कर सकते हो कि उनकी ज़िंदगी जो थी वो ऐसी थी?
ऐसे ही थी उनकी ज़िंदगी, क्योंकि उनके पास वो मुझे कह रही थी कि लड़कियां लेकर आते हैं ऊपर ना, हम ना 55,000 रुपया किराया इसका घर का, बाकी ये ऊंचा बोलो ज़रा। घर का किराया जो है ना वो 55,000 रुपये। तो वो कहते हैं लड़कियां लेकर आते हैं ऊपर, यहाँ पे कोई हमें देखेगा भी नहीं सोसाइटी, क्योंकि मामा वो मैं कह रहा था कि हम कहीं साइड पे जाकर ना किराया लेते हैं, मतलब कोई 15,000 20,000 में कोई अपार्टमेंट देख लेते हैं। जब उन्होंने देखा ना, उन्होंने कहा यार यहाँ पे किसी चीज़ की मतलब कोई पूछता नहीं है और सोसाइटी के अंदर है, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि वो ड्रिंक्स भी करती थी घर में, उस चीज़ से भी मैं रोकता था। डांस, वो कहते थे मैं ऐसा डांस करो, ऐसे सिखाती थी। मैंने कहा मामा मुझे नहीं करना आता, क्योंकि मैं सुबह काम पे जाता था। तो उन्होंने गाड़ी क्यों लेके दी? मुझे लेके नहीं दी उन्होंने, लेके नहीं दी थी उन्होंने, उनके पास ही थी गाड़ी, उनके पास अपनी गाड़ी थी। मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ मामा, मैं आपके पास आऊँगा, कमाऊँगा, आपको ला के दूँगा। 1-2 दिन सही रही हैं वो, उसके बाद जैसे ही वो, क्योंकि वो आज़ादपन को पसंद था कि वो मेरे लाइफ में किसी तुम्हारे हाथ ना काम पे, तुम्हें बिल्कुल शर्म ना आई कि अपनी माँ को कत्ल कर रहे हो, और तुमने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया? कैसे कत्ल किया माँ को? छुरी से किया था, और मुझे भी काफ़ी उतनी दर्द हुई थी जितनी उनको हुई थी। मैं बयान नहीं कर सकता कि नहीं, तुम्हें अगर मसला था तुम अपने बाप के पास वापस चले जाते, कत्ल क्यों किया? अभी तक तुम कत्ल की तो वजह बता ही नहीं पाए। कत्ल क्या बताया ना सर, वो ये काम कर रही थी ना, वो तो तुम वापस अपने बाप के पास चले जाते। मैंने मुनासिब नहीं समझा, और उनसे मैंने, जब मैं आया था तब मैंने वादा भी किया था कि मैं माँ ने मरने से पहले तुम्हें गाड़ी भी दी, इतनी अगर बुरी थी तो उसकी कमाई की गाड़ी फिर तुमने क्यों ली चलाने के लिए? तब तो नहीं ना मुझे पता था कि वो इस तरह, मैं तो अपना हक हलाल ही कमा रहा था ना, हक हलाल कमा कर उनको ला के देता था, मैं मामा को पैसे ला के देता था, और उन्होंने मुझे एक ही झटके में जब देने की उन्होंने तुमसे मिलने की कभी ख्वाहिश का इजहार किया था? कहती थी, पर वाली साहब की जो पाबंदियां थी, तुम जबरदस्ती गए ना मिलने के लिए, उन्होंने तो तुम्हें ना बुलाया अपने पास। वाली साहब जो घर में है ना, उन्होंने घर में एक टाइम टेबल बनाया हुआ कि 9 बजे के बाद बाहर नहीं रहना, 10 बजे के बाद बाहर नहीं रहना। तो घर की इस तरह की पाबंदियों की वजह से मेरा भी दिल करता था मिलने को, तो नहीं मिल पाता था। तो इस वजह से तुम अपने बाप से भी तंग थे? अगर वो तुम पे बाप सख्ती करता तो तुम अपने बाप को भी कत्ल कर देते? नहीं, कत्ल क्यों? माँ को भी तो तुमने कत्ल किया। ऐसे नहीं होता सर। तो फिर माँ को कैसे कत्ल कर दिया? बाप के वो काम नहीं ना थे, बाप तो मेरा गैरतमंद और इज्जतदार आदमी है। तो वो तुम पे पाबंदी लगाई कि रात को 9 बजे नहीं आना, तो तुम अपनी माँ के पास आ गए। मामा के पास तो मैं गया, कमाने के लिए गया था ना मैं, उनको तो भी बाप के पास कमाऊंगा। रहते हुए क्यों नहीं कमा सकते? वहाँ पे मैं बाइक चला रहा था, ऊपर पे बाइक चला रहा था। तो तुम्हें किसी ने बताया था कि माँ के पास गाड़ी है? नहीं, मामा ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि मैं इसको कंपनी में लगाऊं, कि मैं ड्राइवर रखूं। मैंने कहा मामा अगर आप कंपनी में लगाएंगी ना तो 6 माह तक तो वो आपको शक्ल नसीब ही नहीं होगी ना गाड़ी की, वो बहुत यूज़ करते हैं गाड़ी। और मुलजिम की आप गुफ्तगू सुने, सिर्फ बयान पे बयान दे जा रहा है, दलीलें दे जा रहा है, लेकिन इसने माँ को कत्ल किया। और ये माँ के पास इतने अरसे बाद क्यों गया, ये जानते हैं। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कमर अब्बास मौजूद है। कमर, ये वक़्वा हुआ कैसे? आप लोगों को कैसे इत्तला मिली? मुलजिम को कहाँ से गिरफ्तार? असल में सर ये जो है वो 4 तारीख को रात 10:30 बजे के करीब जो है वो इरफान भाई की कॉल हुई थी कि एक औरत जो है वो मरगज़ार कॉलोनी में अकेली रह रही हैं और उनको जो है किसी नामालूम अफराद ने जो है वो कत्ल कर दिया। तो हम जब 15 की इतला पाकर जब हम मौके पर पहुंचे तो वहाँ पर गैराज के जो है वो बाहरी जो है वो वहाँ पर एक जो ग्रीन शीट होती है सनशाइन की, उसको कर्टन की एक शेप दी हुई थी, और जो है वो एक 4 पहिया आगे थी, उसके पीछे जो है वो एक जो गाड़ी वैगना थी उनकी अपनी, उसकी जो है वो शीट के ऊपर दिया हुआ था, नीचे डेड बॉडी थी और खून में लथपथ थी वो डेड बॉडी, और छुरी पर जो है वो गर्दन पर जो है वो छुरी चलाई हुई थी। तो उसके बाद हम सारी इनकी फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की हैं कि इनकी कितनी शादियां थीं, इनके जो है वो कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थीं। उसमें सारी चीज़ें जो हमारे जो कार्डन ऑफ करने के बाद जो सामने आई, उसमें एक ये जो है वो शरोज़ का था आइडिया हुआ कि 6 दिन पहले जो है अपनी वालदा के पास रहना जो है वो शुरू हुआ था। उसके बाद एक मुलाजिम था इनका, हुई इमरान नाम का, वो जो है वो इनके पास जो है वो कुछ 8-10 दिन से काम कर रहा था। तो हमारे सस्पेक्ट्स ये 2 बने तब फौरी। उसके बाद हमने जो है जब इसकी लोकेशन ली है, इसको कॉल्स करने की कोशिश की, इसने कॉल जो है वो अटेंड ना की, उसके बाद सेल इसने ऑफ कर दिया अपना। तो फिर जो वैगनर गाड़ी थी वो भी मिसिंग थी वहाँ से। तो वैगनर गाड़ी की जो है वो ट्रैकिंग जो है वो ट्रैकर्स वालों से रब्ता किया गया, CTR से इनकी लोकेशंस जो है वो ली गई, CRO ब्रांच से जो है सारी असिस्टेंस लेने के बाद इसको फिर हमने जो है वो आफ्टर 2 और 3 आवर्स जो है हमने इस्लामपुरा के करीब जो है एक जामिया मस्जिद है, वहाँ पर एक हॉस्टल है बॉयज़ का, वहाँ पर ये जो वहाँ पर इसने रात स्पेंड करनी थी।
पासपोर्ट वगैरह इसके साथ था, पैसे वगैरह इसने कलेक्ट करने का मकसद ये था कि वहाँ से एस्केप करना चाहता था। तो मुल्क से भागना चाह रहा था ये मुल्क से ऑब्वियसली। तो अगर इसने इतना गैरतमंदाना काम किया होता, जिस तरह ये कह रहा है कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया था, तो फिर इसको जो है पुलिस के सामने आकर अपनी जो है गिरफ्तारी देनी चाहिए थी कि मैं अपनी माँ को कत्ल कर रहा हूँ, उनका करैक्टर ठीक नहीं था व्हाट्सएवर। तो उसके बाद जो है जब मौके पर पहुंचे हैं ना हम, तो वहाँ पर ब्लड इतना ज़्यादा था, उसकी क्लॉटिंग अभी नहीं हुई थी इतनी। हमें लग रहा था कि 3-4 घंटे पहले का जो है ये इंसिडेंट है, लेकिन इसने सुबह 7:30 बजे का जो अपनी माँ को कत्ल कर दिया हुआ था। उसके बाद जब इसने कत्ल किया है, ये अपनी गाड़ी इसने ली है, इसने DVRs LEDs वहाँ से निकाली हैं, इसने अपने वालदा के पर्स में से पैसे निकाले हैं। उसके बाद इसने वो ग्रीन शीट जो है उस फेंकने के बाद ये यहाँ से रवाना हुआ है। फिर बरकत मार्केट के पास जाके इसने कोशिश की है कि LEDs वगैरह को सेल करे। उसको पैसों की चाहिए थे, पैसे अरेंज कर रहा था बाहर जाने के लिए। उसके बाद जो है यहाँ से फिर ये एक होटल था कि बनसाफा वाले चौक के पास, वहाँ पर इसने 3 घंटे स्टे किया है कि परेशान था बहुत ज़्यादा, कह रहा था मुझे जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूँ। उसके बाद जो है वहाँ से फिर ये चला गया है हाल रोड पे इसने LEDs जो है वो सेल किए हैं। उसके बाद इसने अपने घर गया है, मतलब सारा बड़ा नॉर्मली जो है। क्या किया तो कत्ल क्यों किया? तफ्तीश के अंदर अभी तक क्यों आया कि 24 साल तक इसने जब अपनी माँ से रब्ता नहीं किया तो यकदम इसने रब्ता क्यों किया, फिर गाड़ी भी इसने वहाँ से ले ली, और ये सारा क्यों? असल में ये सारी बातें जो है वो जिस तरह एक करैक्टर का बता रहा है कि करैक्टर वो उनका स्टार्ट से ख़राब था, या उनका जो है वो आना जाना था लोगों के घर में, लड़कियों का जो है वो आना जाना था हर लिहाज से। इसने लाइव या उनके साथ रह के, मेरा अपना ख्याल है कि इसने नहीं देखा हुआ था। जब इसने आकर देखा है तो एक ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न है कि ऑब्वियसली इसने जब देखा है अपनी वालदा को कि वो जो है उनका करैक्टर जो है वो लाइफ उनकी ऐसी है, उनका सोशली वो बहुत ज़्यादा जो है वो मॉडर्न जो हमारी रंगीनी होती है उसमें वो ज़िंदगी गुजार रही हैं उसके साथ साथ। लेकिन मेरा अपना इसमें ये भी नई चीज़ सामने है कि जिस तरह LEDs और इसने पैसे वहाँ से चुराए हैं, उनका कोई फ्लैट भी था, गाड़ी भी उनकी नहीं थी, तो इसके नाम पर रजिस्टर्ड भी थी, तो सारी चीज़ें ग्रैब अप करने के लिए भी जो इसने ये 2 रीजंस तो इसके अंदर फिर गैरत तो ना हुई है, तो माँ को इसलिए उसने कत्ल किया कि उसको पता था कि जैसे फ्लैट भी है माँ के नाम पे, ये माँ को कह रहा था कि उस फ्लैट पे चल के रहते हैं। जी बिल्कुल। गाड़ी भी लेके फरार हो गए, LEDs लेके फरार हो गए और चीज़ें। तो अगर इसने गैरत के नाम पे कत्ल किया तो फिर ये सारी चीज़ें चोरी तो ना कर? ये 2 प्राइम रीजंस हैं जो कि ओवरलैप कर रही हैं, मतलब दोनों रीजंस ही हैं जो सामने हमारे आ सकते हैं। अब इसकी इंटेंशन जो है एट दैट टाइम क्या थी जब ये कर रहा था, ये तो ये खुद ही बता सकता है, लेकिन अपरेंटली ये दोनों चीज़ें जो है वो लिंक्ड हो रही हैं कि पैसों का भी मामला था और दूसरा जो है ये करैक्टर पे जो बात कर रहा है वो भी एक रीज़न थी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप कमर बाद साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे कि 24 साल तक ये अपनी माँ से ना मिला, और 24 साल के बाद जब अपनी ये माँ को मिला है तो उसमें इसने देखा कि माँ की लाइफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और इसने उसको जवाज़ बना के कत्ल कर दिया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने मौके से माँ को जब कत्ल किया तो उसके बाद फ़रार होने से पहले वहाँ से ना सिर्फ घड़ी चोरी की बल्कि LEDs और दीगर कीमती सामान भी चोरी किया, और उसके बाद उसको मुख्तलिफ इलाकों में जाके बेच दिया, और उससे जो पैसे इकट्ठे हो रहे थे ये कोशिश कर रहा था कि यहाँ से मुल्क से फ़रार हो जाए। तो उनकी अपने शोहर से तलाक हो गई हुई थी, और बच्चे जो थे वो शोहर के पास थे या इनके पास? जी एक्चुअली कोई 24-25 साल पहले इनकी डिवोर्स हुई थी, तो उससे इनके ये 2 बेटे थे। ये 6 माह का था या 5 माह का इस तरह था, तो तब से डिवोर्स हुई पड़ी है। तो बच्चे जो फादर के पास, और फिर इन्होंने कोई 98-99 में सेकंड मैरिज की, और वो भी हमें मतलब इन्हीं के जब बेटी पैदा होगी तब कहीं जाके पता चला, इन्होंने अम्मी को कॉल की कि इस तरह बेटी पैदा हुई है, तब पता चला कि जी इन्होंने शादी कर ली और बेटी है। शोबिज़ में चली गई थी, अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजार रही थी। तो ये बेटा जो 2 बच्चे जो थे फादर के पास रहे, वहीं परवरिश पा रहे थे। अब इस बच्चे का जो इनका अहमद शेरोज़ बेटा है, ये अचानक अभी हमें ये पता चला जी, हमें तो इसके नाम तक कभी नहीं था पता, बच्चे के पूरे नाम हम शेरोज़ समझते थे, अब हमें पता चला इसका नाम भी अहमद शेरोज़ है ID कार्ड वगैरह देख के। लेकिन जो माँ की मैटरनल इंस्टिंक्ट थी वो, और वो जो बच्चे के साथ उसकी बॉन्डिंग डेवलप होनी थी एक बचपन के फेज़ में, जैसे कि फ्रॉइड एक बहुत मशहूर हमारे जो है साइकोलॉजिस्ट थे, वो कहते थे कि बच्चे की बॉन्डिंग और या बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपनी पैदाइश से कुछ सालों तक सीखता है, उसके बाद उसकी जो है वो पर्सनालिटी जो है उसी पे बेस करके आगे चलती है, और वो साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करता है। फिर यूंग जो है वो एक और साइकोलॉजिस्ट है जो कि वो भी इस तरह की अटैचमेंट्स की बात करता है। फिर हमारी फैमिली में बाउंड फैमिली सिस्टम है कि किस तरह फैमिली के अंदर आपस में इंटरेक्शंस होने चाहिए जो कि पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी
पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने जैसे हमारी सोसाइटी है, अव्वल तो हमारी सोसाइटी के अंदर सेपरेशंस बहुत कम होती थी, अभी उनकी तादाद कुछ बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन अगर मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए तो उसके बाद बच्चों के ऊपर भी कोई असरअंदाज ये चीज़ें करती हैं, बच्चों के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं इस चीज़ को जी लेकर? देखिए, बच्चों की पूरी नफ्सियात, देखिए साइकोपैथिक टेंडेंसीज और सोशियोपैथिक टेंडेंसीज जो होती हैं वो डेवलप ही इस तरह होती है कि जिन ज़्यादातर उनमें बच्चों में पाई जाती हैं जिनकी फैमिली सिस्टम जो है वो डिरेल्ड होते हैं। लाहौर में बदबख्त औलाद के हाथों कत्ल होने वाली मां के कत्ल का मुकदमा थाना हंजरवाल में उनकी छोटी बहन की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। मुद्दई हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह बनी कि उनकी बहन को उनके बेटे ने कत्ल कर दिया और फैमिली के टर्म्स कैसे थे जब वो 24 साल से इनसे मिलता नहीं था, तो अब मिलने की क्या वजह थी। ये तमाम चीज़ें इनसे जानते हैं। वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपकी बहन को किस वजह से कत्ल किया गया और जब वो अपने बेटे से मिलती नहीं थी तो ये कहाँ से एकदम मिलने के लिए आ गया? हमें तो अचानक इसी तरह पता चला कि 5 दिन पहले वो रहने आए और हमें पुलिस से ही कॉल आई कि जिस तरह एक डेड बॉडी मिली है और शनाख्त करने के लिए मुझे, मेरी बहन को, हम सबको एक कॉल आई। तो हमें पहले तो यकीन नहीं था आ रहा कि ऐसा हो नहीं सकता, और वो भी एक बेटे गया था स्पेशली जो बताया जा रहा था। खैर किसी ना किसी तरह हम पहुँचे वहाँ पे, तो जो पिक्चर्स वगैरह दिखाई गई डेड बॉडी की, तब हमें पता चला हमारी ही बहन है। हमें तो उनकी रिहाइश का भी नहीं था पता कि वो रहती कहाँ। आप अपनी बहन से मिलना वगैरह नहीं था? नहीं, हमारा खुद का नहीं था। मैं अगर उनका दिल चाहता था कभी वो भी कोई साल 2 साल में कभी बीमार हो जाना तो खुद कॉल करके हमारी तरफ आ जाया करती थी जब बहुत बीमार हो जाता। तो उनकी अपने शोहर से तलाक हो गई हुई थी और बच्चे जो थे वो शोहर के पास थे या इनके पास? जी, एक्चुअली कोई 24-25 साल पहले इनकी डिवोर्स हुई थी, तो उससे इनके ये 2 बेटे थे। ये 6 माह का था या 5 माह का, इस तरह था। तो तब से डिवोर्स हुई पड़ी है। तो बच्चे जो फादर के पास, और फिर इन्होंने कोई 98-99 में सेकंड मैरिज की, और वो भी हमें मतलब इन्हीं के जब बेटी पैदा होगी तब कहीं जाके पता चला। इन्होंने अम्मी को कॉल की कि इस तरह बेटी पैदा हुई है, तब पता चला कि जी इन्होंने शादी कर ली और बेटी है। शोबिज़ में चली गई थी, अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजार रही थी। तो ये बेटा जो 2 बच्चे जो थे फादर के पास रहे, वहीं परवरिश पा रहे थे। अब इस बच्चे का जो इनका अहमद शहरोज़ बेटा है, ये अचानक अभी हमें ये पता चला जी, हमें तो इसके नाम तक कभी नहीं था पता, बच्चे के पूरे नाम हम शहरोज़ समझते थे। अब हमें पता चला इसका नाम भी अहमद शहरोज़ है, आईडी कार्ड वगैरह देख के। तो वो अब जो इर्द गिर्द से भी कुछ लोगों से पता चला वो यही कि सिर्फ 5 दिन पहले माँ के पास आए। इससे पहले कभी कोई रब्ता वगैरह नहीं हुआ? हाँ, फ़ोन वगैरह पे कहीं माँ थी, कहीं ना कहीं रहा होगा वो। ज़रा हम चूँकि हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं था ना बच्चे का ना ही माँ का। जिस तरह से उनका बेटा जो है उनके करैक्टर पे उंगलियां उठा रहा है और कहता है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है, तो 24 साल तक तो वो मिला नहीं, 5 रोज़ पहले अगर वो मिला है तो फिर आपको क्या लगता है कि गैरत के नाम पे कत्ल किए हैं, कोई और वजह हो सकती है? नहीं, गैरत तो फिर क्या इसका मतलब है, जो मेरी सिस्टर थी, मेरे भाई थे, मेरा बाप था, मेरे चचा, हम सब थे। जब हम जिंदा रह रहे थे उसको ज़िंदा छोड़ दिया था, और वाहिद ये 24 साल का बच्चा उठा है, इसकी गैरत जागी है और इसने जाके मार दिया। और इसका ही बड़ा भाई वो भी सब, सिर्फ ये गैरतमंद निकला। अचानक पहुंच गया, 5 दिन से छुरी जेब में रखी हुई है, प्लान्ड मर्डर। और ये भी नहीं कि कोई ये कह रहा है कि मैंने सडनली कुछ किया, गुस्सा आ गया, मैंने गंद ख़त्म कर दिया। जो हमने इसके तो इंटरव्यूज़ देखे उसमें बड़े दीदा दिलेरी से ये बात कर रहा है, मैंने गंद ख़त्म कर दिया, बुराई ख़त्म कर दी। अब क्या लगता है क्या वजह बनी उनके कत्ल की? लालच, मुझे लालच दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखें गाड़ी लेके भागा, घर से जो नकदी थी कह रहे हैं, और कुछ जेवर बहुत ज़्यादा वो पहनती थी वो था। और जब दिखाया गया वो एक डकैती का रंग दिखाया गया कि घर में डकैती आई थी,
और सारा कुछ लूट लाट के गाड़ी लेके ये भागा ये, लेकिन इसने रंग वही दिया कि कोई आया होगा। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस का खून रायगा नहीं था जाने देना, ना हक कत्ल था, तो अल्लाह पाक ने इसके खून को यानी हिसाब लिया, पुलिस के दिल में डाली, जो भी एक एफिशिएंसी पुलिस ने दिखाई। ये कमर अब्बास साहब जो हैं, इन्होंने माशाल्लाह बहुत यानी कह रहे हैं कि 3 घंटों के अंदर अंदर मुजरिम जो है, अब तो खैर आगे क्या पता चल, मुलजिम अभी फ़िलहाल, और पूरे केस को क्रैक कर लिया उन्होंने। कहीं उन्होंने लूप नहीं छोड़ा, छुरी का आले कत्ल, घर, हर चीज़ को उन्होंने ना बारीकी से देखा और उसको फोरेंसिक किया। जो भी हो रहा है, नहीं उन्होंने कोई भी इस चीज़ में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी आप तफ्तीश अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें बताया ही पुलिस ने सारा कुछ। जैसे आप अभी बता रही थी कि आप अपनी बहन से यानी आप लोगों का मिलना वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होता था, बहुत शाज़िर और नाज़िर मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी बहन के कत्ल की मुद्दई बनी है, तो क्या चाहेंगी, किस तरह का इंसाफ हो? क्योंकि अमूमी तौर पे देखा जाता है कि रिश्तेदारों के दिल पसीज जाते हैं और वो माफ़ कर देते हैं। आप मुद्दई हैं तो आप क्या चाहेंगी? देखिए पसीजना वो तो ये होता है कि देखें हमसे कोई ताल्लुक़ रखा अगलों ने भी, हमसे तो ताल्लुक़ ही किसी ने नहीं रखा। चले हमने अपनी बहन से कतई ताल्लुक़ किया उसकी एक आज़ाद रविश की वजह से, लेकिन क्या जो हमारे भांजे थे वो तो कहा जाए कि एक अच्छी फैमिली में, एक अच्छे माहौल में रह रहे थे, वो हमसे रब्ता नहीं थे रख सकते। हम तो उनकी खाला थी ना, हमने तो कोई कदगन नहीं लगाई कि आप हमसे मत मिलें, लेकिन उन्होंने भी अगर हमसे रब्ता नहीं रखा तो उनको माँ ही क्यों याद आई? वो माँ जिसकी वजह से आज इसने गैरत खा ली और उसको मार दिया, तो वो गैरत उस वक्त 5 दिन पहले वो मासी के लिए नहीं निकली गैरत, मासी के घर आ जाता, प्यार चाहिए था ना माँ का, मासी के घर आ जाता। मैं हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर है, उनके पास जाता, अपने दिल हल्का करता, कोई बात करता, कुछ पूछता गलत कौन था सही कौन था, हम उसको गाइड करते। जिस तरह से वो आपकी बहन के करैक्टर पे उंगलियां उठा रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखें करैक्टर जो है ना, वो इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ, हर इंसान को जीने का हक है, और जज बन जाना कि मैं फ़ैसला दुनिया में ही करके उसको इस तरह सज़ा दे दूँ, तो फिर तो दुनिया में कोई भी ना बचे, दुनिया में बचे ही कोई ना। तो अब आप चाहती हैं कि उसको सज़ा जी, जो कानून के मुताबिक है वैसी ही सज़ा उसको मिलनी चाहिए। जैसे उसने मेरी बहन का गला काटा, इस तरह उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और वही मिलनी चाहिए जिस तरह तड़प कर वो बेचारी इस दुनिया से गई है, तकलीफ़ से गई है, तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप कत्ल की केस की मुद्दइया की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना था कि वो अपनी बहन के साथ बेशक नहीं मिलती थी, लेकिन अगर बहन का कभी दिल करता था तो वो ज़रूर इनसे मुलाकात करने के लिए आ जाती थी, और उनका कहना है कि इस कत्ल के अंदर ये गैरत का नाम जो है बस अपने आप को बचाने के लिए दे रहा है। असल में इसका मोटिव जो था वो लालच थी, क्योंकि उनके पास गाड़ी थी, फ्लैट था, पैसे थे, और उनकी लाइफस्टाइल ऐसे थे जिससे उसको दिल में लालच आ गया, और 5 दिन पहले वो मिलने के लिए आया और उसके बाद उसने इतना इंतहाई इक़दाम उठा दिया, और जाते वक्त वो चीज़ें भी चोरी करके गया, जहाँ से इस चीज़ को तक़वियत मिलती है कि उसने गैरत के नाम पे नहीं बल्कि लालच में कत्ल किया। माँ ऐसी हस्ती है जो ख़ुद तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है और बच्चों को आसाइशें मुहैया करने की भरपूर कोशिश करती है, और बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो बच्चों के सरों पर अपना साया जो है वो ऐसे कायम रखती है कि उनके ऊपर धूप जो है वो ना आए, और उनको जो माशरे में होने वाली जो मुश्किलें और मुसीबतें हैं उनके ऊपर वो ढाल बनी रहती है। लेकिन जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर बदबख्त औलाद ने अपनी माँ को ही कत्ल कर दिया, और माँ भी वो जिससे वो 24 साल बिल्कुल कता ताल्लुक़ रहा, और उसके बाद यकदम उसको माँ का ख्याल आया, माँ के पास गया, उससे पैसे बटोरने शुरू कर दिए, और उसके बाद एक दिन माँ के करैक्टर के ऊपर उसने भी उंगली उठाई और माँ को कत्ल कर दिया। हमारे नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माँ तो एक ऐसी हस्ती है जिसके आँख में आंसू आ जाए तो बच्चों के दिल जो है वो मोम आ जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में माँ की जो कदर है उसको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो ये क्या कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है? क्या ये कैफियत होगी जिसके अंदर मुलजिम ने ऐसे कत्ल किया? डॉक्टर साहिबा,
माँ के बारे में बात करते हुए लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और लोग जो हैं माँ के मुतल्लिक इंतहाई इमोशनल होते हैं। हमारे माशरे में अगर कभी बात करते करते माँ के हवाले से कोई नाजेबा अल्फाज कोई दोस्त या गैदरिंग के अंदर निकल जाए तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर बेटे ने जो 24 साल से अपनी माँ से नहीं मिला और 6 दिनों के अंदर माँ के करैक्टर पे उंगली उठाई और उसको कत्ल कर दिया। जी देखिए, बात यह है कि आप मटर्नल इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं। वो मटर्नल इंस्टिंक्ट जो है वो हर खातून में होता है जिसकी औलाद होती है, ये बायोलॉजिकली होता है। और जो वो आप बच्चे की बात कर रहे हैं, जितना मुझे उस स्टोरी में पता चला कि वो बच्चा माँ के साथ रहा ही नहीं। तो हमारी जो नफ्सियात की ज़बान में हमारी अटैचमेंट थ्योरी होती है जिसमें कि बच्चे की अटैचमेंट पेरेंट्स से होती है, वो साथ रहने से होती है। तो जब वो बच्चा साथ नहीं रहा, उसकी वो अटैचमेंट नहीं थी। फिर एक ऐसे शख्स की जो जहन की अक्कासी कर रहा है, जिस शख्स के अंदर गुस्सा है, जो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है, वो इम्पल्सिव होकर उसने कत्ल कर दिया और सोचा भी नहीं, और ड्यूरेशन भी बहुत थोड़ा था, 6 दिन का कोई ड्यूरेशन नहीं होता। तो मेरा ख्याल में ये जो पॉइंट आउट कर रहा है, उस बच्चे की अपब्रिंगिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थी, उसके अंदर पर्सनालिटी के कुछ ऐसे कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स डेवलप हो गए हुए थे, कुछ ऐसी उसकी पर्सनालिटी में एग्रेशन और एग्रेसिव इम्पल्सेस डेवलप हो गई थी। बचपन में अगर बच्चे को माँ का प्यार ना मिले, और वो एक सरोगेट होता है, मदर होती है जो अपने बच्चे को कडल करती है, सरोगेट करती है, उससे प्यार करती है, बात करती है, प्रेस करती है, रीइंफोर्स करती है। जब वो चीज़ें नहीं मिलती बच्चों को, तो बच्चों में क्रिमिनल और डिलिक्वेंट टेंडेंसीज डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी ऐसा ही लग रहा है कि ब्रोकन फैमिली का बच्चा था, पेरेंट फादर के साथ रहा, लेकिन जो माँ की मैटरनल इंस्टिंक्ट थी वो, और वो जो बच्चे के साथ उसकी बॉन्डिंग डेवलप होनी थी एक बचपन के फेज़ में, जैसे कि फ्रॉइड एक बहुत मशहूर हमारे जो है साइकोलॉजिस्ट थे, वो कहते थे कि बच्चे की बॉन्डिंग और या बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपनी पैदाइश से कुछ सालों तक सीखता है, उसके बाद उसकी जो है वो पर्सनालिटी जो है उसी पे बेस करके आगे चलती है। वो साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करता है। फिर यूंग जो है वो एक और साइकोलॉजिस्ट है जो कि वो भी इस तरह की अटैचमेंट्स की बात करता है। फिर हमारी फैमिली में बाउंड फैमिली सिस्टम है कि किस तरह फैमिली के अंदर आपस में इंटरेक्शंस होने चाहिए जो कि पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने जैसे हमारी सोसाइटी है, अव्वल तो हमारी सोसाइटी के अंदर सेपरेशंस बहुत कम होती थी, अभी उनकी तादाद कुछ बढ़ना शुरू हो गई है। लेकिन अगर मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए तो उसके बाद बच्चों के ऊपर भी कोई असरअंदाज ये चीज़ें करती हैं, बच्चों के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर आते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, बच्चों की पूरी नफ्सियात, देखिए साइकोपैथिक टेंडेंसीज और सोशियोपैथिक टेंडेंसीज जो होती हैं वो डेवलप ही इस तरह होती है कि जिन ज़्यादातर उनमें बच्चों में पाई जाती हैं जिनकी फैमिली सिस्टम जो है वो डिरेल्ड होते हैं। जैसे कि अगर आप पेरेंट्स जो दोनों पेरेंट्स नहीं अगर उसकी पेरेंटिंग करते और कोई और एक दादा दादी या कोई और अभी फैमिली मेम्बर नहीं होता, तो आप देखें कि उसका सरोगेट क्या रहता है। शायद उसका सरोगेट मीडिया है, शायद उसका स्मार्टफोन है, या वो इर्द गिर्द के माशरे से सीख रहा होता है। लेकिन जो पहली लर्निंग सीट है या पर्सनालिटी की डेवलपमेंट है, सोशलाइजेशन स्टार्ट ही आपकी जो है मदर की जो है लैब से स्टार्ट होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस केस के अंदर तो 24 साल तक माँ जो है वो अपने बेटे से नहीं मिली, लेकिन बेटे ने जब कोशिश की मिलने की तो माँ ने फौरन उसको उसके लिए बाहें अपनी खोल दी, वो आ गया, उसको गाड़ी दी, उसको कमाने के लिए गाड़ी दे दी, उसका खर्चा उठा रही थी, उसको अपने पास रख लिया, फिर भी औलाद की जानिब से ऐसा एकदम। ये देखिए, वो तो मदर इंस्टिंक्ट उसकी मैटरनल इंस्टिंक्ट थी जो कि मैंने आपको कहा कि बच्चे की तरफ रहती है माँ की, लेकिन बच्चे की बॉन्डिंग तो नहीं ना उसकी माँ से डेवलप हुई। बच्चा तो वो 6 महीने का था जब उसने छोड़ दिया। तो दूसरी बात ये कि एक सेपरेशन एंजाइटी होती है। जब आप माँ से उतनी छोटी उम्र का बच्चा सेपरेट होता है तो वो एंजाइटी कहीं ना कहीं माइंड में रहती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरह का एग्रेशन आपकी मैटरनल फिगर की तरफ डेवलप होना शुरू हो जाता है। और हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जिसके पास बच्चा पल रहा होता है वो दूसरे पेरेंट के खिलाफ उसको बताता रहता है। तो एक तरह की ये जो कंटिन्यूस जो बच्चे के अंदर बचपन से वो कहते हैं ना कि एक प्रोग्रामिंग कर देते हैं हम कि जी माँ अच्छी नहीं थी, वो तुम्हें छोड़ के चली गई। तो कहीं ना कहीं हमारे जिसमें अनकॉन्शियस भी एक चीज़ है, सब कॉन्शियस चीज़ है, सब कुछ कॉन्शियस में नहीं होती। जो अनकॉन्शियस एरिया होता है, हो सकता है कि वो उसके कहीं गुस्सा अपनी माँ के लिए बैठा हो
कि वो बचपन में, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा स्कूल जाता होगा और बच्चों से मिलता होगा, उनसे बात करता होगा, उनकी मदद फिर होती माँ होगी। को कत्ल उसने क्यों किया, और माँ वो भी कत्ल भी माँ के करैक्टर पे उंगली उठाई और उसको कत्ल कर दिया, और कत्ल भी इंतहाई बेईमाना तरीके से ज़िबा किया माँ को। जी देखें, वो एग्रेशन था ना, हिडन अनकॉन्शियस एग्रेशन उस बच्चे के अंदर था। और अभी हमें इस केस के बारे में पूरी मालूमात नहीं है कि उसके अंदर और क्या ऐसे साइकोपैथोलॉजिकल जो थी प्रोफाइलिंग थी उस शख्स की, कि उसके अंदर क्या ऐसे फीचर्स थे जो कि हम कह सकते हैं कोई नफसियाती बीमारियां कौन सी थी, कोई एंटी सोशल पर्सनालिटी था क्या, किस तरह का वो था। वो इनकम्प्लीट केस है, लेकिन डेफिनेटली साइकोपैथोलॉजी की तरफ जाता है कि कोई भी शख्स जब किसी को कत्ल करता है तो कोई होशोवास में नहीं करता, और हमेशा अंडरलाइन कोई ना कोई नफसियाती पहलू होता है। तो इसमें कोई अनकॉन्शियस हिडन एग्रेशन है जो कि मदर की तरफ नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया। आपने डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जब वालिदैन के अंदर सेपरेशन हो जाती है तो बच्चे जो हैं वो इसमें सफ़र करते हैं, और एक पेरेंट जिसके पास बच्चा रह रहा होता है वो दूसरे पेरेंट के ख़िलाफ़ उसका जहन जो है वो बनाता जाता है, और फिर ये एग्रेशन जो है वो बच्चे के अंदर पनपना शुरू हो जाता है, और फिर इस किस्म के वाक़यात होते हैं। लेकिन जिस तरह से उसने बेईमाना तरीके से अपनी माँ को कत्ल किया, सिर्फ एग्रेशन नहीं बल्कि कोई जहनी बीमारी भी हो सकती है जिसके लिए उसकी बाकायदा मेंटल प्रोफाइलिंग करने की ज़रूरत है। अब उसके अंदर एक एलिमेंट कह रहे हैं जी वो कुछ चीज़ें ले गया, और उसके अलावा उसकी कोई नकदी और जेवरात और गाड़ी लेके वो वहाँ से फरार हुआ। सो इसके अंदर वो अगर गैरत की बात इसमें करता है, व्हाट इमीडिएटली हैपेंड देयर प्रायर टू द अक्रेंस, दैट इज शॉर्टेड इन मिस्ट्री। अब बात ये है कि ये तो गॉड नोज के मरने वाले को भी पता है कि उसको किसने मारा है, अल्लाह ताला को पता है। व्हाट सर्कमस्टांसेस सजेस्ट कि ये एक प्रॉपर प्लान्ड मर्डर है। लेकिन जब उसने कत्ल किया और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया चीज़ें लेने के बाद, पुलिस ने उसको ताक़ुब करना शुरू किया और उसको उस टाइम पकड़ा जब वो पासपोर्ट वगैरह अपना सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ था, और मोस्ट लाइकली वो मुल्क से फरार होने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि जो चीज़ें वो घर से लेके गया था उस तमाम चीज़ों को उसने बेचने के बाद पैसे जो थे वो बना लिए हुए थे। और जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, गो के 161 का बयान जो है वो अदालत में उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसने पुलिस के सामने ये इतराफ़ जुर्म भी किया है कि उसने अपनी माँ को कत्ल किया है और माँ को गैरत के नाम पे कत्ल किया है। तो फिर पीछे कानून क्या कहता है? सर देखिए, कानूनी बात जहाँ तक है, एज फार एज कन्फेशन बिफोर पुलिस इज कंसर्न, सो दैट इज इनएडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस। कि कोई भी मुलजम, ऑल्दो की एक्यूज की फर्स्ट प्ली एडमिसिबल एविडेंस होती है आर्टिकल 27 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस, लेकिन अगर वो इनोसेंस की प्ली लेता है तो आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये इंतहाई अनोखा केस है, जिसके अंदर बेटे ने बदबख्त औलाद ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया, और माँ को कत्ल करने के बाद ना सिर्फ चोरी की बल्कि मौके से फ़रार भी हो गया, और बाद में जब पकड़ा गया तो उसने इस सारे केस को गैरत का नाम दिया। गो कि ये इस केस के अंदर इसलिए भी एक अहमियत का हामिल ये कत्ल है कि ये बेटा अपनी माँ से गुज़िश्ता 24 साल में एक दफ़ा भी नहीं मिला था, क्योंकि माँ और बाप के अंदर सेपरेशन हो गई थी, और जब सेपरेशन हुई थी ये उस टाइम 6 माह का था, और ये इसको बाप ने अपने पास ही रख लिया था, और माँ जो थी वो अपनी अलहदा ज़िंदगी बसर करना शुरू हो गई थी। हमारे साथ माहिर कानून उस्मान नसीम साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि लोग आजकल गैरत का नाम दे के या किसी को अगर कत्ल करना होता है तो बड़ी आसान सा एक बहाना ढूंढते हैं कि इसको गैरत के नाम पे मैंने कत्ल कर दिया है। तो गैरत के नाम पर कत्ल होने के हवाले से कवानीन क्या हैं, और दूसरा इस केस के अंदर जिसके अंदर बेटे ने अपनी माँ को कत्ल किया है और जो वो मुदैया है वो उसकी खाला बनी है, तो इसके अंदर सुलह होने के फैक्टर जो हैं वो किस हद तक मौजूद हैं। उस्मान साहब, वक्त के लिए शुक्रिया।
गैरत के नाम पे कोई पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं? सर ये पहले ये प्ली थी, लॉ में गैरत की प्ली थी, लेकिन उसके बाद इसको स्टैट्यूट में आउट कर दिया और एक अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने गैरत की प्ली को जो किस है बुनियाद पे इसको रूल कि आउट ये इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, आप कोई भी बंदा किस कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, उसका एक प्रॉपर वे है। अगर आपको किसी से कोई भी रिजर्वेशन है तो ये नहीं कि आप लाइक जैसे 295C है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको लोग मिसयूज़ करते हैं। ये ऐसे केसेस होते नहीं हैं, लेकिन इनका मिसयूज ज़्यादा है। सो अब गैरत की प्ली जब स्टैट्यूट ने उसे ऑस्ट कर दिया तो गैरत के नाम पे आप किसी को मर्डर नहीं कर सकते या आप किसी मर्डर में गैरत की प्ली नहीं ले सकते। और अगर किसी ने ली भी है तो उससे इसकी कोई फेवर नहीं मिलेगी उससे। अब जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस की बात है, एवरी क्रिमिनल केस हैज़ इट्स ओन सर्कमस्टांसेस। इसके अंदर एक लड़के ने अपनी माँ को बड़ी बुरी तरह से ज़िबा किया, जहाँ तक हमने सुना देखा है टीवी के ऊपर या जो उसकी अखबार में जो चीज़ें आई हैं, दैट इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ब्रूटल मर्डर। अब उसके अंदर एक एलिमेंट कह रहे हैं जी वो कुछ चीज़ें ले गया और उसके अलावा उसकी कोई नकदी और जेवरात और गाड़ी लेके वो वहाँ से फरार हुआ। सो इसके अंदर वो अगर गैरत की बात इसमें करता है, व्हाट इमीडिएटली हैपेंड देयर प्रायर टू द अकरेंस, दैट इज शराउंडेड इन मिस्ट्री। अब बात ये है कि ये तो गॉड नोज के मरने वाले को ही पता है कि उसको किसने मारा है, अल्लाह ताला को पता है। व्हाट सर्कमस्टांसेस सजेस्ट कि ये एक प्रॉपर प्लान्ड मर्डर है। लेकिन जब उसने कत्ल किया और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया चीज़ें लेने के बाद, पुलिस ने उसको ताक़ुब करना शुरू किया और उसको उस टाइम पकड़ा जब वो पासपोर्ट वगैरह अपना सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ था और मोस्ट लाइकली वो मुल्क से फरार होने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि जो चीज़ें वो घर से लेके गया था उस तमाम चीज़ों को उसने बेचने के बाद पैसे जो थे वो बना लिए हुए थे। और जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, गो के 161 का बयान जो है वो अदालत में उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसने पुलिस के सामने ये इतराफ़ जुर्म भी किया है कि उसने अपनी माँ को कत्ल किया है और माँ को गैरत के नाम पे कत्ल किया है। तो फिर पीछे कानून क्या कहता है? सर देखिए, कानूनी बात जहाँ तक है, एज फार एज कन्फेशन बिफोर पुलिस इज कंसर्न, सो दैट इज इनएडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस। कि कोई भी मुलजम ऑल्दो की एक्यूज की फर्स्ट प्ली एडमिसिबल एविडेंस होती है आर्टिकल 27 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस, लेकिन अगर वो इनोसेंस की प्ली लेता है तो अगर पुलिस किसी का ये बयान बनाए जी ये कहता है इसको मर्डर मैंने किया, या वो कन्फेशन जिसको इन अ सेंस आप कह सकते हैं कन्फेशन बिफोर पुलिस, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, सो उसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू उस तरह नहीं है कि अपने मेरिट्स पे ही डिसाइड होगा। लेकिन इसके अंदर ये एक अकेला मुलजिम है और इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन का कोई रीज़न भी नहीं है उनके पास, बिकॉज इन क्रिमिनल केसेस सब्स्टिट्यूशन इज अ रेयर फिनोमेना कि आप किसी ओरिजिनल कल्प्रिट को छोड़ के किसी को सब्स्टिट्यूट कर दें उसके साथ। और इसके अंदर तो देखेंगे इट्स प्रॉपर प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर कि उसने जिस तरीके से अपनी माँ को ज़िबा किया है, और वो जो प्ली वो ले रहा है वो उसके लिए तो कानून तो इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरह की कोई प्ली लेके अपने किसी रिश्तेदार को, किसी फैमिली मेम्बर को आप मर्डर कर दें। और देखिए, जहाँ तक इसमें इस्लामी भी है कि माँ का जो रुतबा है या जो है, ये तो हमारी सोसाइटी का एक कोलैप्स है, एंड दिस इज अ स्लैप इन द फेस ऑफ सिस्टम एज वेल एज ऑन द फेस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस कि हम अपने बंदों को प्रॉपरली सिक्योर नहीं कर सकते या हम उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो ये चीज़ है कि इसके अंदर इसको, मेरा तो ख्याल है इस तरह के केसेस को प्रॉपरली आपको थॉरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उनको निशाने पर बनाना चाहिए ताकि इन फ्यूचर लोग इस तरह की चीज़ करते हुए सोचें। इस तरह के जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो उसके अंदर मुद्दई जो है वो कोई ना कोई ख़ानदान का ही फ़र्द होता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि अगर कोई ख़ानदानी फ़र्द ना मिले तो पुलिस अपनी मुद्दई मुकदमा दर्ज करती है। इस केस के अंदर भी जो कातिल है उसकी खाला मुद्दइया है जिससे वो 24 साल यानी पैदाइश के बाद से कभी नहीं मिला, और कत्ल होने के बाद जब मुलजिम पकड़ा गया तो तब पहली दफ़ा उसकी खाला ने उसको जाके देखा है। यूजुअली केसेस के अंदर सुलह हो जाती है, माफ़ी मिल जाती है, ख़ानदान जो है वो कातिल को बचाने के लिए फैमिली प्रेशर और सोसाइटी का कर देती है। इस केस के अंदर जैसे चोरी भी हुई है तो ये दो अलग चीज़ें, अलग इन्वेस्टिगेशन चलती है या एक ही इन्वेस्टिगेशन? नहीं, देखिए इन्वेस्टिगेशन तो एक ही होगी बिकॉज ये एक अक्रस है और इस अक्रस के अंदर इसका जो भी ऑफशूट होगा वो इसी के अंदर इन्वेस्टिगेट होगा और इसी के अंदर अगर उसको कत्ल के अंदर माफ कर देती है फैमिली तो चोरी का मुकदमा नहीं, मैं बताता हूँ कि देखिए एक सिंपल मर्डर है, एक मर्डर होता है डीलिंग डकैती, उनके ऑफेंसेस भी अलग अलग हैं, उनकी डेफिनेशन और उनका पूरा क्राइटेरिया अदरवाइज है। वो 396 से डील करता है डकैती विद मर्डर का जो सेंट, उसमें 302 इंक्लूड है कि मर्डर भी उसमें आ जाता है। और अगर सिंपल आप इसकी बात करें तो वो 302 है, लेकिन अब इसमें वो मुझे सीक्वेंस का नहीं पता बिकॉज कि इसमें उन्होंने इसको डकैती तो खैर ये नहीं हो सकता क्योंकि उसका बेटा है,
तो इसके साथ वो कुछ चोरी की दफात लगाएंगे उसके साथ, लेकिन वो इसी एफआईआर के अंदर ही इन्वेस्टिगेट होगा, अलग से एफआईआर नहीं दर्ज। अगर 302 में उसको माफी मिल जाती है तो वो नहीं, वो भी कंपाउंडेबल ही होंगे ऑफेंसेस, मतलब 379 या इस तरह की जो भी हैं वो ऑफेंसेस कंपाउंडेबल ही होते हैं। मेन ऑफेंस जब कंपाउंड हो जाता है तो माइनर ऑफेंसेस की वैसे भी कोई हैसियत नहीं रहती उसके अंदर, और अगर कंपाउंडिंग होगी तो वो एज अ होल ही होगी उसमें, क्यों इसमें कोई ऐसा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ऐड हो भी नहीं सकता जो प्रेपोजिशन अभी बन रही है इसके अंदर। तो ये है कि अगर कंपाउंडिंग होगी तो वो एज अ होल होती है, और अगर मेजर ऑफेंस कंपाउंड हो जाता है तो वो उसमें छोटा ऑफेंस मर्ज कर जाता है उसमें, तो वो कंपाउंडिंग एज अ होल ही होगी अगर होगी तो। बहुत शुक्रिया। आप उस्मान नसीम साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। उस्मान नसीम साहब का कहना है कि जिस तरह से उसने कत्ल किया है इसके अंदर स्पर ऑफ द मोमेंट ये कत्ल नहीं लगता कि उसको फौरी तौर पे तय चाहिए और उसने कत्ल कर दिया। डेफिनेटली वो कुछ टाइम से प्लानिंग कर रहा होगा और प्लानिंग के बाद ही उसने कत्ल किया। जिस तरह से जिस अंदोनाक अंदाज में उसने अपनी माँ को ज़ुबह की है उसके पीछे एक सीरीज़ होगी जिसमें उसको प्लान करता रहा होगा और उसके बाद उसने ये कत्ल किया होगा। लेकिन ये भी अपनी नौयत का लाहौर के अंदर एक मुनफरिद वाक़या है जिसके अंदर बेटे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया, और बेटा भी वो जो 24 साल तक अपनी माँ को ना मिला और 6 रोज़ पहले मिला, और छठे रोज़ उसको ये याद है कि उसकी माँ जो है वो सोशली बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है और वो बहुत ज़्यादा लोगों को मिलती है, और इस चीज़ में उसने तहश में आके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वो तमाम चीज़ें जो है वो देख रहे हैं और सख्त से सख्त मुलजिम को सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे, जबकि दूसरी जानिब जो मुद्दइया है मकतूला की बहन, उसका भी कहना है कि उसको वो अपने भांजे को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगी और वो चाहती है कि उसकी बहन को जिस तरह से कत्ल किया गया है इसको भी उसके मुताबिक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसा काम करने की ज़रूरत ना करे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।